क्लास प्रारंभ करते हैं। तो हम पिछले क्लास में हमने देखा था संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन किए थे और साथ साथ हमने देखा आर्टिकल 1 में आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 तक की चीजों को समझे थे। तो हमने अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक के सभी प्रकार के उसके तथ्यों को अच्छे से समझ लिए हैं। आज हम उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कैसे जो है भारत में ये अखंड भारत में किस प्रकार प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ, किस प्रकार ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़े और आज जो आप लोग को 28 राज्य का अस्तित्व दिखाई दे रहा है, आज प्रशासनिक दृष्टि से हमारा भारत इतने जो सशक्त और मजबूत दिखाई दे रहा है, ये कैसे जो है धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में विकसित हुए, इस चीज को हम आज देखने वाले हैं। तो पिछले अगर आप क्लासेस को नहीं देखे होंगे तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो हम संविधान के पूरे टॉपिक वाइज चीजों को देख रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम प्रारंभ करते हैं। तो आज देखेंगे हम किस प्रकार राज्य वगैरह का निर्माण हुआ। तो समझिएगा, अगर हम देखें तो हमने बताया था कि भारत संघ में विदेशी भूमि से जुड़े हुए जो अधिकार है, अगर कोई विदेशी भूमि है या उसके क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना है तो ये आर्टिकल नंबर 2 के तहत संसद को जो है ये शक्ति प्रदान किए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 3 में जो भारतीय संघ के अंतर्गत जो भारतीय राज्य है जिसको अभी वर्तमान में अस्तित्व में है, उस भारतीय राज्य को पुनर्गठित करके या उनके नाम में परिवर्तन करके या उनके सीमा में परिवर्तन करके जो है एक राज्य का निर्माण किए जा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत चर्चा किया गया। तो इस आर्टिकल 3 में जो पावर है वो संसद के ही अधीन है। तो यहाँ पर संसद के द्वारा किसी विदेशी भूमि को या भारतीय भूमि के अंदर कोई अगर क्षेत्र है तो उसके राज्य में अगर निर्माण करना है तो ये सभी शक्ति जो है आपके संसद में निहित है। तो हमने इस चीज को अच्छे से समझ लिए थे किस प्रकार जो है संसद किसी राज्य के निर्माण करते हैं। तो हमारा जो संघ भारत है इसमें कैसे जो है अलग अलग राज्यों के मांग उठने लगे, इस चीज को समझते हैं। तो सन 1947 में जब भारत आजाद हुए, सन 1947 में हमें आजादी मिला, तो आजादी मिलते ही हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। प्रॉब्लम ये था, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो जाते जाते उन्होंने रियासत और प्रांत को लेकर कुछ अलग अलग निर्देश दे दिए गए थे। भारतीय जो शासन है वो केवल प्रांतों में, जो ब्रिटिश प्रांत था उसमें पूर्ण रूप से लागू रहेगा और रियासत को लेकर कहा गया कि या तो आप चाहे तो भारत संघ में या फिर पाकिस्तान में जाकर मिल सकते हैं, या फिर अगर आप स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यहीं से प्रारंभ होता है रियासतों का विलयकरण की प्रक्रिया। तो रियासतों के विलयकरण की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो रियासत का विलयकरण, तो रियासत के विलयकरण की प्रक्रिया में दो सबसे महत्वपूर्ण नाम आते हैं हमारे सामने। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल का और एक है वीपी मेनन जी का। तो दो नाम यहाँ पर प्रमुख रूप से रियासत के विलयकरण में आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम आते हैं, वल्लभ भाई पटेल, और इसके सचिव के रूप में आते हैं वीपी मेनन। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का मुख्य योगदान रहे भारतीय संघ में रियासत के विलय को लेकर। तो जब आजादी हमें मिला तो सन 1947 में 565 देशी रियासत थे, 565 जो है देशी रियासत थे। इन देशी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। समझिए, यहाँ पर 565 देशी रियासत में से 562 देशी रियासत, 562 जो रियासत थे, इसके जो विलय है सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन के सहयोग से जो है भारतीय संघ में हो चुके थे। वे केवल 3 रियासत बचा हुआ था, वह थे जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद की रियासत। ये तीनों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी रियासत की विलय कंप्लीट हो गया था। तो जो जनवरी 1948 तक ये रियासतों की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जैसे ही रियासत की प्रक्रिया कंप्लीट हुआ, अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने राज्य के लिए मांग उठने लगे कि हमें जो है भाषा के आधार पर विभाजित किया जाए, भारत सरकार जो है भाषी आधार पर राज्य का निर्माण करे। तो जब आवाज उठने लगे अलग अलग क्षेत्र से कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करना चाहिए, तो इसी सिलसिले में भारत सरकार ने एक कमेटी गठित किया जिसे हम प्रथम भाषीय प्रांतीय आयोग के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोग भी नोट कर लेंगे इस चीज को। तो प्रथम भाषीय प्रांतीय आयोग, प्रथम भाषीय प्रांतीय आयोग, प्रथम भाषीय प्रांतीय आयोग, प्रथम भाषीय प्रांतीय आयोग, इसे जो है एस के धर आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसके एस के धर जो थे इसके अध्यक्ष बने, तो इसीलिए इसको एस के धर आयोग भी कहते हैं। एस के धर आयोग, एस के धर आयोग के नाम से भी ये जाना जाता है। तो प्रांतीय आयोग या एस के धर आयोग के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इस आयोग की जो गठन है भारत सरकार के द्वारा जून 1948 में किया गया। जून 1948 में इस आयोग का गठन कर दिए गए। कहा गया एस के धर आयोग को कि आप जो है भारतीय संघ में किस प्रकार जो है नई राज्यों का निर्माण किया जाए, इसकी जो है प्रस्ताव आप हमें दीजिए ताकि हम राज्य का निर्माण कर सकें। इस प्रकार तब जब इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया दिसंबर 1948 में, रिपोर्ट इन्होंने अपना पेश किया दिसंबर 1948 में जब इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया, तो जो मांग उठ रहे थे देश की स्वाभाविक मांग कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए, इन्होंने अस्वीकार कर दिया। कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए, अन्यथा भारत जो है अनेक भाषा आधारित राज्यों में डिवाइड हो जाएगा। आप ही लोग सोचिए, भारत में बोलने वाली जो भाषा बोली है अगर हम देखें तो बहुत सारे विविध प्रकार के हमारे सामने भाषा बोली आ जाते हैं। जैसे संवैधानिक भाषा तो 22 अभी दर्ज है, लेकिन इसके अतिरिक्त अनेक बोली भाखा भी है यहाँ पर। इसके कारण अनेक विभाजित हो जाएंगे, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा, और जैसे ज्यादा टुकड़ा टूटता है तो उसको हम संभाल नहीं पाएंगे और ये भारत बिखर जाएगा। इसलिए भाषा के आधार पर तो जो है राज्य का निर्माण नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर इन्होंने तर्क दिया कि भाषा के आधार पर नहीं, लेकिन प्रशासनिक तर्क के आधार पर जो है आप जरूर जो है राज्य का निर्माण करें। तो इन्होंने कहा अपनी रिपोर्ट में कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए, राज्य का निर्माण नहीं हो। तो राज्य का निर्माण यहाँ पर भाषा के आधार पर नहीं कहा कि नहीं होगा, इस प्रकार कहा। और इन्होंने कहा कि प्रशासनिक तर्क को जो है, प्रशासनिक सुविधाओं को इन्होंने प्राथमिकता दिया। प्रशासनिक सुविधा, तो प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया। कहा कि प्रशासनिक सुविधा को दृष्टिकोण रखते हुए ही हमें जो है राज्य के निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार इसके धर आयोग का ये सुझाव रहे। भारत सरकार ने फिर इस कमेटी के जो सुझाव है उसको विश्लेषण करने के लिए एक और कमेटी बनाया, क्योंकि ये मांग लगातार प्रखर गति से उठ रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए, जिसके कारण भारत सरकार ने एक स्वयं कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिसमें खुद उस समिति के सदस्य रहे, और इसके अंतर्गत एक कमेटी बना जिसे JVP कमेटी के नाम से जानते हैं। इस समिति का नाम है JVP समिति। इस समिति को गठित कर दिया गया दिसंबर 1948 में। जब इन्होंने पेश किया तो दिसंबर 1948 में JVP समिति गठित हुआ। जे से अगर हम देखें तो जे से नाम आता है जवाहरलाल नेहरू जी का, और वी से नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और पी से नाम आता है पट्टाभी सीतारमैया का। पट्टाभी सीतारमैया का नाम आता है यहाँ पर। तो जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों लोगों के जो है एक कमेटी बनाया गया, और इस कमेटी के माध्यम से एक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार किया गया कि क्या जो है इसके धर आयोग के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए, क्या केवल भाषी आधार को यहाँ पर हमें आधार नहीं बनाना चाहिए बल्कि उसके प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाना चाहिए। तो यहाँ भी औपचारिक रूप से तो स्वीकार किया गया कि भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण देश में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कहा गया कि भाषा के आधार पर बिल्कुल भी राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। इन तीनों कमेटी की सिफारिश में कह दिए गए। फिर
कारण इसके बाद और जो है गतिशील अवस्था में आंदोलन बढ़ने लगा। फिर जगह जगह हड़ताल आयोजित होने लगे कि हमें जो है, उड़िया बोलने वाले कहा कि हम उड़िया क्षेत्र में रहेंगे, तमिल बोलने वाले तमिल क्षेत्र में, और तेलुगु बोलने वाले तेलुगु क्षेत्र में। जो भाषा अधिक व्यवहारिक रूप से बोले जा रहे वो सभी एक साथ रहेंगे। इस प्रकार ये आंदोलन तीव्र गति से फैलते गया। तो 1950 में संविधान के द्वारा आप कह सकते हैं जो राज्य थे उसको 4 वर्गों में बांटे गए। तो 1950 में जब रियासत के विलयकरण सब कुछ हो गया, मांग उठने लगे, एस के धर कमेटी बन गया, जीवीपी समिति बन गया, तब 1950 के समय 1950 में जो है राज्यों को कितने श्रेणी में बांटा गया, तो 4 वर्गों में बांटे गए। 1950 में 4 वर्गों में बांटा गया। इसके अंतर्गत भाग क में रखा गया 9 राज्य को। इसके टोटल चारों वर्गों में अगर हम देखें तो इनकी संख्या 29 थे। 29, जैसे वर्तमान में 28 राज्य, बट उस समय 29 थे। राज्य नहीं, क्षेत्र 29 रहे। अगर भाग क में हम देखें तो भाग क में 9 क्षेत्र थे, 9 प्रांत थे आप कह सकते हैं, और ऐसे क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश गवर्नर का शासन थे। ब्रिटिश गवर्नर का शासन, ब्रिटिश गवर्नर का शासन थे, उसे भाग क में रखा गया। इसमें टोटल संख्या थे 9। इसके बाद भाग ख आता है, और भाग ख में भी 9 ही प्रांत क्षेत्र थे, जिसमें जो है विधानमंडल और राजशाही शासन का शासन था। इसमें विधानमंडल की स्थापना थे, विधानमंडल तथा शाही शासन यहाँ पर चलता था। और तीसरा जो ग पार्ट्स है उसमें 10 प्रांतीय क्षेत्र आते थे। इसमें जो है शासन मुख्य आयुक्त के नाम से चलते थे, मुख्य आयुक्त के नाम से शासन चलता था। और इसके बाद घ में केवल एक ही है, वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप लोग भाग घ को जरूर याद रखे रहेंगे। इसमें केवल एक ही क्षेत्र शामिल था 1950 में, और वह थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें शामिल रहे, बाकी कोई भी क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। तो ये थे 1950 की स्थिति में। 1950 में 1950 में भारत के जो प्रांतीय और रियासत वाले जो इलाका थे उनको 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया, और टोटल जो संख्या रहे 29 था। अब इसके बाद पुनः जो है आंदोलन और गति से बढ़ता गया, और फिर एक घटना यहाँ पास आती है, और ये घटना है 1953 का। घटना ये है 1953 में आंध्र प्रदेश, जो हम आज आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहां पर तेलुगु बाहुल्य लोग अधिक रहते हैं। तेलुगु बोलने वाले व्यक्तियों का निवास स्थान है। तो तेलुगु जो बोलने वाले भाषी, तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है, तेलुगु भाषा क्षेत्र, तो तेलुगु भाषा क्षेत्र से आवाज उठने लगा कि तेलुगु भाषी बोलने वाले जो व्यक्ति है वो सभी एक साथ निवास करेंगे, और उसको जो है एक राज्य का दर्जा देना पड़ेगा भारत सरकार को, और राज्य बनाना पड़ेगा। और इसके लिए आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में बैठ गए, भूख हड़ताल तक के करने लगे। एक नाम आता है भूख हड़ताल में, वो करते करते मर भी गए, उनका देहांत भी हो गया। और वो कांग्रेस कार्यकर्ता ही थे, लेकिन सरकार जो है मांग को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इससे पहले लोग बार बार आंदोलन करते ही रहे कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कर लिया जाए। अब जब तक किसी का देहांत नहीं होता है तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि सरकार नींद से उठता नहीं है। सरकार को नींद से उठाने के लिए लोग जो है आत्महत्या करना पड़ जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये तो बहरा गूंगा कई बार सरकार लगने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे भी है, यहाँ पर एक चीजें यहाँ पर निर्मित हुआ तेलुगु भाषी क्षेत्र के अंतर्गत। क्या, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है पोट्टी श्रीरामुलु जी का, पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टी श्रीरामुलु जो है भूख हड़ताल में बैठ गया, और 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात, 56 दिन के इन्होंने भूख हड़ताल किया। उसके बाद पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया, और निधन होने के बाद भारत सरकार ने तेलुगु भाषा क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश नामक एक राज्य का निर्माण किया, जिसे आंध्र राज्य कहे जाते थे। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो राज्य है भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य है, और यह अस्तित्व में आया अक्टूबर 1953 को, अक्टूबर 1953
अक्टूबर 1953 को जो है तेलुगु भाषी क्षेत्र के रूप में अपने जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो देश का पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य बना, प्रथम राज्य बना जो भाषी आधार पर देश के राज्य बने हैं। तो आप लोग नोट कर लेंगे, भाषी आधार पर बनने वाले देश का पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। कब बना था, तो अक्टूबर 1953 को। अब यहाँ पर बात जो है बड़ा दिलचस्प है। देखो, आंध्र प्रदेश जैसे ही भाषी आधार पर राज्य बना, दूसरे क्षेत्र से भी आवाज और प्रखर गति से उठ पड़ा। यहाँ पर जैसे जैसे आवाज बुलंदी होते गए, सरकार के सामने बड़ा परेशानी आ गया कि अब करे तो करे क्या। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य निर्माण किया जाए कि किसी और आधार पर किया जाए। तो इस विश्लेषण के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित किया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। नाम क्या थे, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग से जुड़े हुए आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट करके लिखेंगे। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग, यहां पर आते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम गठन वगैरह की बात करें तो इसके गठन किया गया दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली जी। तो फजल अली जब अध्यक्ष बने, इसी कारण इस आयोग को जो है फजल अली आयोग के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो इसके एक और नाम से जाने जाते हैं, यह नाम क्या है, फजल अली। फजल अली के नाम से भी ये जाने जाते हैं, फजल अली आयोग। तो इस आयोग में टोटल 3 सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष सहित अगर हम सदस्य की बात करें तो 3 थे। पहला आ जाएंगे फजल अली। फजल अली पहले सदस्य हो जाएंगे, फजल अली, जो कौन थे, तो ये अध्यक्ष भी थे इस कमेटी के, इस आयोग के। इसके बाद 2 अन्य सदस्य थे। एक थे के एम पडिक्कर जी, के एम पडिक्कर, नोट कर लेंगे, के एम पडिक्कर, के एम पडिक्कर। और सेकंड थे सदस्य के रूप में, ये दोनों केवल मेंबर थे और ये केवल अध्यक्ष थे। तो टोटल राउंड फिगर 3 मेंबर रहे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो सदस्य में के एम पडिक्कर का नाम आता है और एच एन कुंजरू का नाम आता है। एच एन कुंजरू, एच एन कुंजरू जी जो थे ये जो है इसके सदस्य थे। तो यहाँ पर 2 मेंबर थे, के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू। टोटल हम देखें तो टोटल कितने मेंबर थे राज्य पुनर्गठन आयोग में, तो टोटल मेंबर की संख्या कितने थे, 3 थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बाद इस कमेटी ने पूरे भारत भर की जो है भ्रमण किया और पूरे भारत के राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में गए और पूरा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया कि किस प्रकार जो है राज्य का निर्माण होना चाहिए। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब पेश किया, तो रिपोर्ट पेश किया 1955 में। रिपोर्ट पेश किया 1955 में। और कहा अपने रिपोर्ट में, पूरे विश्लेषण करने के बाद कि भारत का जो निर्माण है, राज्य के जो निर्माण है भारत के अंतर्गत, वह भाषा के आधार पर तो होना चाहिए। इस बार इन्होंने स्वीकार कर लिया, कहा कि भाषा के आधार पर। इसीलिए आप लोग आज भी देखोगे उड़ीसा में उड़िया बोलने वाले लोग हैं, बंगाल में बांग्ला बोलने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग हैं, केरल में मलयालम बोलने वाले लोग हैं, आंध्रा में तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोग हैं। अलग अलग कला संस्कृति भी, हमें कल्चर भी अलग अलग राज्यों का दिखाई देता है। आज भी हम पढ़ते हैं कई सारे नृत्य को, जब हम लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य देखते हैं कि अमुक राज्य का अमुक नृत्य है, भरतनाट्यम अमुक राज्य का है, कथकली इसका है, मोहिनी अट्टम इसके है। अलग अलग कला संस्कृति भी जो है अलग अलग राज्यों का है। तो इस आधार पर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया और कुछ पॉइंट को जो है फैक्ट किया कि जो है राज्य का निर्माण, जो है राज्य का निर्माण के लिए इन्होंने कहा कि राज्य के निर्माण के लिए भाषीय एवं सांस्कृतिक एकरूपता पर ध्यान देना चाहिए। भाषीय एवं सांस्कृतिक एकरूपता,
भाषी एवं सांस्कृतिक एकरूपता पर ध्यान देना चाहिए और भाषा के आधार पर जो है आप राज्य निर्माण करें तो सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज को इन्होंने अस्वीकार कर दिया कि एक भाषा के लिए एक राज्य, ये चीजें अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण जब इनके द्वारा राज्य के जो मांग स्वीकार किया गया, प्रस्ताव स्वीकार किए गए, उसमें जो है एक ही राज्य में एक से अधिक भाषा भी हमें दिखाई दिया। जैसे कि बम्बई प्रांत, बम्बई प्रांत जब 1956 में बना तो इसमें गुजरात के जो गुजराती बोलने वाले लोग हैं और मराठी बोलने वाले लोग हैं, दोनों को एक राज्य में मर्ज कर दिया गया। और बाद में जब 1960 में बम्बई प्रांत का पुनर्गठन हुआ तब दो राज्य के रूप में निर्मित हुए, एक आपके गुजरात गुजराती क्षेत्र के लिए और एक महाराष्ट्र मराठी क्षेत्र के लिए, लेकिन पहले दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो फजल अली आयोग है इन्होंने स्पष्ट किया कि भाषा के आधार पर तो अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो बना तो सकते हैं, उनके सांस्कृतिक एकरूपता को भी देखना पड़ेगा, लेकिन एक भाषा के लिए एक राज्य का निर्माण आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक भाषा के लिए एक राज्य निर्माण करेंगे तो असंख्य जो है भारत अलग अलग भागों में टूट जाएगा, छोटे छोटे अनेक टुकड़े हो जाएंगे और इस कारण भारत को संभालना, उनके प्रशासनिक सुविधा को, उनके लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें लोगों के कल्याण के लिए, उनके उद्देश्यों के लिए हमें जो है अलग अलग राज्य में डिवाइड करना चाहिए, लेकिन उसके भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में देखते हुए, साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात था कि भारत की एकता को भी ध्यान में देखना है। भारतीय एकता एवं सुरक्षा, भारतीय एकता एवं सुरक्षा की संस्कृत जो है वृद्धि कुछ चीजों को हमें समझना होगा और उसे ध्यान में रखना होगा, तभी एक राज्य के हम निर्माण करें। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा को जब तक ध्यान में नहीं रखा जाएगा राज्य का निर्माण करना उचित नहीं होंगे। एक और पॉइंट कहा गया कि वित्तीय प्रशासनिक सुविधा तो हो गया, फिर वित्तीय कल्याण अर्थात लोक कल्याण, राज्य की जो भावना है वो लोक कल्याण की भावना पर आधारित होना चाहिए। और इस प्रकार अलग अलग पॉइंट्स दिया और उसके आधार पर इन्होंने फजल अली आयोग ने कहा कि देश में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होना चाहिए। इन्होंने अपने रिपोर्ट में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश के गठन के उल्लेख की बात किया है, तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश के गठन के उल्लेख की बात किया फजल अली आयोग ने, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में कितने राज्य, 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होना चाहिए। 3 केंद्र शासित, संघ शासित या केंद्र शासित आप कह सकते हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होना चाहिए। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य की सिफारिश भारत सरकार से किया था 1955 में जब इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। तो कितने राज्य का, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन का प्रस्ताव इनके द्वारा दिया गया। इसके बाद अगर हम चीजों को समझें आगे, तो जब भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया, भारत सरकार इसके समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा ये स्वीकार हो गया, इस कमेटी के रिपोर्ट को स्वीकार कर लिए गए और स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर कुछ कुछ जो है चीजों को इंक्लूड किए गए, जैसे स्वीकार करने के पश्चात भारत सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, किसी भी राज्य को निर्माण करने के लिए हमें उसको पुनर्गठित करने के लिए एक अधिनियम ही लाना पड़ता है और संसद में ये साधारण बहुमत से कार्य किए जा सकते हैं। मैंने इस चीज को अच्छे से आर्टिकल 2 और 3 को जब मैं पढ़ाया था तो उस समय जिक्र किए थे और इसको बताया भी था किस प्रकार जो है एक नए राज्य के निर्माण होते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया और इसी के तहत जो है 1956 में भारत सरकार के द्वारा 14 राज्य, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य का निर्माण हुआ, तो 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुए। 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुए और ये अस्तित्व में 1 नवंबर 1956 को आए।
तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण कर दिया गया इस दौरान। ठीक है, मांग कितने का किया गया था या सिफारिश कितने की किए गए थे फजल अली आयोग के द्वारा? तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का, टोटल 19 का मांग किया गया। लेकिन भारत सरकार ने थोड़ा आंशिक परिवर्तन किया, उन्होंने 16 राज्य के बजाय 14 राज्य का निर्माण किया और 3 केंद्र शासित के बजाय 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक दृष्टि से इस अखंड भारत में जो आप संघ है इसमें जो है ये डिवाइडेड हो गया और बट गए। 16 राज्य में बट चुके थे भारत। उसके बाद आज जैसे 28 राज्य अभी अस्तित्व में है, ठीक है, तो ये 16 राज्य में डिवाइडेड हो गया 1956 में। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और भी है जो आपके एग्जाम के लायक है। जैसे कि अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल 2 के तहत भी कुछ कुछ चीजों को स्वीकार किए गए और आर्टिकल 3 के तहत भी। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे कि पहले समझना चाहें दादर नागर हवेली को, तो 14 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हो गया, लेकिन कुछ और भी क्षेत्र थे जैसे कि दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली की अगर हम बात करें तो दादर नागर हवेली हमारे देश में ना, भारत में जब हमें 1947 में आजाद हुआ तो भारत के ऐसे कुछ कुछ क्षेत्र रहे जो आजादी नहीं हुए थे, जहां पर किसी अन्य का शासन था। पूरे जो प्रांत और रियासत थे उसमें ब्रिटेन के शासन थे, लेकिन कुछ और भी क्षेत्र थे जैसे कि गोवा है, दमन द्वीप है, दादर नागर हवेली है, यहाँ पर पुर्तगाली शक्ति थे, पुर्तगाल के उपनिवेश था ये सभी क्षेत्र। जैसे कि पुडुचेरी है, यनम है, माहे है, कराईकाल है, जो आज पुडुचेरी संयुक्त रूप से पुडुचेरी का भाग है, ये जो है आपके फ्रांस के उपनिवेश थे, तो फ्रांस के उपनिवेश के रूप में रहे। सिक्किम चांगलाय नामक एक वंश है, चांगलाय वंश, उसके शासन हुआ करते थे सिक्किम में। तो सिक्किम है, गोवा है, पुडुचेरी है, दादर नागर हवेली है, ये सभी ना बाद में जोड़े गए, बाद में जोड़े गए, आजादी के बाद जोड़े गए भारत में, तब बना। तो दादर नागर हवेली जो है 1954 में स्वतंत्र हुए और इसके बाद ये भारत का अंग बन गया। फिर 10वें संविधान संशोधन, 10वें संविधान संशोधन, 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा जो है दादर नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। फिर इसी साल 1961 में ही दमन द्वीप वह गोवा भी जो है भारतीय संघ के हिस्सा बने। जो तीनों क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। ये तीनों जो है पुर्तगाल के अधीन रहे जब आजाद हुए। तो दमन द्वीप और गोवा भी जो है 1961 में यहाँ पर शामिल कर लिया गया। और यहाँ पर देखें तो 12वें संविधान संशोधन के माध्यम से गोवा को जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। पहले जो है गोवा केंद्र शासित प्रदेश थे, याद रखना इसको। आज के डेट में गोवा जो है सबसे छोटे राज्य के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। फिर इसे 56वें संविधान संशोधन 56वें संविधान संशोधन के माध्यम से कह सकते हैं 1987 में के माध्यम से जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। कौन से अमेंडमेंट था? तो 56वें संविधान संशोधन 1987, इसमें जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम देखें पुडुचेरी को लेकर, तो पुडुचेरी भी कुछ इसी प्रकार की ही चीजें थे। पुडुचेरी में हो क्या रहे थे? तो पुडुचेरी भी 1954 में फ्रांस ने भारत के सुपुर्द कर दिया। किसे? पुडुचेरी को। पुडुचेरी को 1954 में भारत का सुपुर्द कर दिया गया कि कहा गया ये भारत आप रख लीजिए पुडुचेरी के हिस्सा को। फ्रांस ने ऐसा कहा दिया और फिर भारत को सुपुर्द कर दिए गए। फिर 1961 तक के यहाँ पर राजशाही शासन चलते रहे। फिर 1962 में 14वें नंबर के संविधान संशोधन लाया गया और इसे जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। कौन से? 14वें संविधान संशोधन।
14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पुडुचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। सिक्किम को लेकर भी देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं सिक्किम को लेकर। तो सिक्किम में चोगलाय का जो है राजपाट यहाँ पर चलते थे जब आजादी मिला चोगलाय का। तो यहाँ पर चोगलाय के शासन हुआ करते थे सिक्किम में, ठीक है। अब ये जब इनका शासन था 1947 में इनके शासन रहे, तो आजादी के बाद सिक्किम के जो है संरक्षण की भूमिका भारत ने निभाया। कहा कि हम जो है सिक्किम की सुरक्षा करेंगे, उनके विदेश मामले, उनके संचार के मामलों का जो देख रेख है वो भारत सरकार करेगा, इस प्रकार कह दिया गया। फिर 1974 में जो है चोगलाय वंश के खिलाफ लोगों का मत पड़ा और इसके बाद इसे भारत के सुपुर्द कर दिया गया और ये इस प्रकार भारतीय संघ में शामिल हो गए। अब इसको शामिल करने के लिए कुछ कुछ अमेंडमेंट किया गया, जैसे कि 35वें संविधान संशोधन 1974। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को जो है भारतीय संघ में मिला लिए गए। इसके बाद 36वें संविधान संशोधन बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975, इसके माध्यम से सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए गए कौन से अमेंडमेंट के तहत? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। नाम परिवर्तन से जुड़े हुए एग्जाम में बनते हैं। नाम परिवर्तन में अगर हम देखें तो नाम परिवर्तन आर्टिकल नंबर 3 के तहत उल्लेखित है। तो आर्टिकल 3 में आते हैं नाम परिवर्तन को लेकर। तो नाम परिवर्तन में किसका नाम परिवर्तन आपसे पूछे जा सकते हैं? तो संयुक्त प्रांत का जो है नाम 1950 में बदला गया और ये नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। तो 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम रख दिए गए उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो है आप मद्रास का याद रख सकते हैं। मद्रास का भी नाम परिवर्तन किया गया 1969 में और इसे रखा गया तमिलनाडु। तो 1969 में इसका नाम तमिलनाडु रख दिए गए। इसके बाद मैसूर को भी आप याद रख सकते हैं। मैसूर से जुड़े हुए 1973 में इसका जो है कर्नाटक के नाम से ये जाना गया। तो इस प्रकार ये कुछ नाम है जिसको आप लोग याद रख लेंगे। तो आज की इस क्लास में हम इतने ही। आगे समझेंगे भाग 2 को, नागरिकता को, भारत की सिटीजनशिप को, कि कैसे जो है भारत में संविधान लागू होने के बाद कौन कौन जो है भारत के नागरिक बने और किस प्रकार आज की स्थिति में नागरिकता ग्रहण किए जा सकते हैं। इन सभी चीज को हम आगे के क्लास में चर्चा करेंगे। तो हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं।